आप आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा आपका स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, ये वाला पता होना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन के लिए ला सकते हैं स्टेट, जैसे गोवा पहला राज्य था। आपका ऑर्डर मतलब बिल लाने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में अभी भी है। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, शांति और सुरक्षा होना चाहिए। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री, आपको पता है ना, एनिमल और एग्रीकल्चर का देखने का किसी दायित्व है सरकार का, इसलिए स्टेट सरकार ही घोषित करता है हमें इतना मिलेगा, हम लोग इतना ब्याज दे देंगे, पानी दे देंगे, फिर बिजली फ्री दे देंगे। कौन करता है? ज़्यादातर स्टेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हाँ, एमएसपी कुछ कुछ बोल देता है, पर स्टेट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए स्टेट का हाथ में दिया गया है डीएसपी में। और ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल में है बोलो? आर्टिकल नंबर किस में है? ये वाला आपका सही आंसर होगा, ये आपका डीएसपी में नहीं होगा। इसमें यही लिखा गया है कि आपको माइनॉरिटीज़ को धर्म के बारे में धर्म का कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना तो खोल सकते हैं अपने पैसे से। और ये आपका आर्टिकल नंबर 30 में आता है। और ये मैंने शायद ट्रिक में नहीं बोला था, एक्चुअली मैंने ट्रिक में शायद 28 तक ही बोला था शायद, ठीक है। लास्ट में जो मैंने बोला था रेट, RATE, ठीक है। रेट का मैंने तो बोला ही था, रेट का फुल फॉर्म क्या है ये दे सकते। मैंने रेट का मीनिंग बोला था, रेट से होगा रिलीजियस, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस यूटिस कर सकते हैं, इसके लिए फ्रीडम है। अफेयर्स मतलब रिलीजियस अफेयर को आप लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर टी से हो गया था, मैंने क्या बोला था, टैक्स ले सकते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ, मतलब पैसा को जुटा सकते हैं किस लिए, आपका रिलीजियस बनाने के, रिलीजियस फेस्टिवल जो भी है। ई क्या है आपका, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए, रिलीजियस वर्कशिप करने के लिए आप कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, धर्म का जहाँ पर ज्ञान देगा। होते हैं ना, जैसे मुस्लिम लोग खोलते हैं, हिंदू लोग भी कुछ खोल सकते हैं। पहले जैसे पुराने ज़माने में होता था, क्या क्या बोलते थे पुराने समय उसको, शायद स्कूल नहीं बोलते थे वो लोग, दूसरा कुछ है, मेरे को याद नहीं। अभी रीट के बारे में पढ़ो, ठीक है। रीट क्या है? क्वेश्चन 30 में यही पूछा गया है। ए रीट इशू बाय द कोर्ट टू सम इन्फीरियर कोर्ट, जो उससे छोटा है, टू ट्रांसफर द मैटर ऑफ इट फ्रॉम द प्रॉपर कंसिडरेशन इज कॉल्ड, मतलब जो केस चल रहा है उसे कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसे ज़्यादातर किस में होता है आपका? सर्जरी मतलब ये वाला क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है बोलिए? Sushirerai. देखा क्या बोला? सुसुरराय, ठीक है, सुसुरराय इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो ये वाला याद रखना। सुसुरराय मतलब आपका सर्जरी जैसे टाइप का है, मतलब कोई भी आपका पसंद चीज़ नहीं है उसको काट चीर करके उसको ठीक किया जाता है। तो कौन करता है काट चीर करने वाला? कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 32 आर्टिकल में ये सब पावर रीड उट करने का ये सब दिया गया है। मैंडेमस तो आपका ऑफिशियल के ऊपर रखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ओनली। कोरांटो में किस हक से आपने अरेस्ट किया, क्या हक है आपको डिटेंशन करने का, वो कोरांटो दिखाना पड़ता है। प्रोहिबिशन मतलब स्टे कर देना। एक कोर्ट ने कुछ फांसी का सज़ा सुनाया है, अब दूसरा कोर्ट में वो गया, हाई कोर्ट में गया, वो बोलता है इस कोर्ट ने मेरे बच्चे को तो फांसी दे दिया, तो कोर्ट बोलेगा अच्छा ऐसे है क्या, तो स्टे लगाओ, अभी हम लोग सुनाई करेंगे। तो वही, तो इसमें प्रोविज़न वाला इसमें आ जाता है, ठीक है। अभी ये वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेस्ड ऑन, जुडिशियल रिव्यू किसके ऊपर बेस्ड है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपका बेस है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर मतलब रूल 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 प्रोसीजर क्या, फंक्शन भी सोच सकते हो, तो तरीका, चलने का तरीका, एस्टेब्लिश बाय लॉ, उस तरीका में ये वाला जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया लिखा गया है और इसमें बेस्ड है ये वाला तरीका। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी देखिए, तो ये वाला आप जान सकते हो क्या है,
Which of the following statement is not correct about the creation of new state by the parliament under the article 3 of Indian Constitution? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अगर न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है पार्लियामेंट द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है? तो कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना कि देखो पहला ऑप्शन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू रेफर सच ए बिल टू द अफेक्टेड स्टेट इन ऑर्डर टू नो देयर व्यूज। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कम से कम उनको उन अफेक्टेड स्टेट को, जिस स्टेट में ये मतलब न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिस स्टेट में न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होगा, उन लोग का व्यू जानने के लिए प्रेसिडेंट मतलब बाध्य नहीं, मतलब सोचिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट का व्यू जान सकता है कि वो लोग उधर के आदमी लोग क्या सोचते हैं, क्या तरीके से सोचते हैं, कि आवश्यक होता ही है। हाँ, ये जानना जरूरी है। बिना उन लोग का व्यू जाने प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिकमेंड भी नहीं कर सकता, ठीक है? पर बाध्य नहीं है, ये बात इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं है, जो उन लोग का सोचने का तरीकों को मानना ही पड़ेगा। हाँ, बस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस अफेक्टेड स्टेट को आदमियों से पूछ सकता है कि आप लोग क्या सोच है कि न्यू स्टेट फॉर्म होना चाहिए या नहीं। अगर फॉर्म होगा तो तभी जाके प्रेसिडेंट का मतलब इच्छा हुआ तो वो रिकमेंड कर सकता है, और नहीं भी अगर उन लोग का आदमी लोग ही बोल रहा है नहीं आपको अभी तोड़ना नहीं चाहिए स्टेट को, ऐसा बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वही आपको सेवन स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ द अफेक्टेड स्टेट इन मेकिंग द रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। बाउंड मतलब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा उन लोग का व्यूज़। जो उधर के स्टेट का आदमी लोग ने उन लोग को बोला होगा, आप लोग किसी ने बोलेगा हाँ, किसी ने ना, तो ज़्यादातर आदमी अगर जो ना बोल दे, ये मानना प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं है कि वो ना ही बोले, वो हाँ भी बोल सकते हैं। उन लोग का सोच से प्रेसिडेंट का सोच रखना कोई मतलब नहीं, बस हाँ प्रेसिडेंट एक बार सुन सकता है उन लोग का व्यू, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने सोच लिया कि इसको तोड़ना चाहिए, तब जाकर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा किसको, पार्लियामेंट को। दी पार्लियामेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पार्लियामेंट कभी अपने से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता बिल जब तक टू दिस इफेक्ट विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं आ जाता, ठीक है? इसीलिए आप लोग को पूछा जाता है, मतलब इसलिए देखना, एक इलेक्शन कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन में भी प्रेसिडेंट का कमेटी बनाया गया है। प्रेसिडेंट के अंदर वो कमेटी अगर रिकमेंडेशन करेगा, प्रेसिडेंट अगर मानेगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। इसलिए प्रेसिडेंट का मानना जरूरी है कुछ बिल लाने के लिए, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं है कि प्रेसिडेंट को उनका व्यू मानना ही पड़ेगा। हाँ, प्रेसिडेंट उनका व्यू जान सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 33, विथ रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर, तो ज्योग्राफी में आ जाता है। देखिए, कौन सा प्रकार का फेडरलिज्म इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, फाउंड नहीं किया पाया जाता। रिप्रेजेंटेशन स्टेट, हाँ है, राज्यसभा में मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है तीन टू चीज़ होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी, और एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है? तो जुडिशरी तो अलग है, एग्जीक्यूटिव भी अलग है, और लेजिस्लेटिव भी अलग है। एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, 3 पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 3 पिलर मैंने बोल दिया। फिर आपका ये फेडरल ऑफ जुडिशरी, ये हम लोग को नहीं दिखाए थे, बिल्कुल भी नहीं दिखाए, क्योंकि फेडरल आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रल जुडिशरी होता है क्या,
ऐसे भी जुडिशरी जो होता है ना, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ही उनको फंड देते हैं, उनका फंड अलग से जाता है, ठीक है। फंड मतलब उनका सैलरी पेंशन, मतलब वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, ठीक है। उन लोगों के लिए अलग से सैलरी होता है, पर वो लोग का पूरा स्ट्रक्चर अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी कंट्रोल करता है, नहीं करता है। फेडरल कैसे हो गया, बिल्कुल नहीं होता है। फेडरल का मतलब ही वही है, सेंट्रल जुडिशरी। सेंटर तो कंट्रोल नहीं करता है, स्टेट भी कंट्रोल नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तो ओनली 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे सकते हो। क्वेश्चन 29 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द स्टेट टू मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किसको, इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन लोग के लिए रिजर्वेशन प्रोविज़न रखा जाता है स्टेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है स्टेट को कि वो लोग एक रूल बनाए जिसमें रिजर्वेशन दे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस में बैकवर्ड क्लास को। तो वो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता है। देखो, डीपली पढ़ना पड़ता है, यही बात है, डीपली पढ़ना पड़ता है। मैंने पढ़ाया था, लॉ के ऊपर डाउट है, ठीक है। लॉ के ऊपर डाउट तो लॉ तो आपका 14 हो जाता था, डाउट हो जाता है आपका 15, अपॉर्चुनिटी होगा 16। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आता है, और ये तो यू तो अनटचेबिलिटी होता है, और टी से टाइटल होता है 19वां। तो इस 16 के अंदर ये सब आर्टिकल आता है, एक एक डीपली पढ़ना पड़ता है, पता है आपको, ऐसे पढ़ना पड़ता है। चलिए हम 16 के अंदर जितने सारे पार्ट है वो सब देखते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 16 के अंदर क्या क्या आता है। इसमें दिया है पहला 61(1). क्या है ये 61(1) है आपका, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑल सिटीजन इन द मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड द अपॉइंटमेंट वंस अंडर द स्टेट। मतलब इक्वली अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट के हकदार होंगे आप, ठीक है, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16 का 2 में क्या लिखा गया है आपका, नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ओनली ए रीजन रेस एंड कास्ट एंड डिसेंट एंड द रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम आर बीइंग इनएलिजिबल। अगर आपका रेस, कास्ट, बर्थ देख के आपको इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपको आपका हक दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट और दी ऑफिस ऑफ स्टेट में, ठीक है। रेस, कलर ये सब देख के बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो अभी आ जाता 16 का 3 क्या लिखा है, देखो, रिजर्वेशन अभी तक नहीं आया, वो याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन क्या होता है, रिजर्वेशन आना चाहिए, कौन सा लिखा है। Nothing in this article shall be prevented Parliament for making the any law prescribing in the regards of the class of the classes employment of appointment of the office under the government local and local authority of the state and territory are required as a residence within the state or the union territory prior to the such employment। मतलब इसका अगर एम्प्लॉयमेंट देना ना, कोई ऐसा नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल बी प्रिवेंटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर मेकिंग द लॉ प्रिस्क्राइब। मतलब पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा खास नियम नहीं बनाया कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है। आप बस स्टेट और टेरिटरी उसका के अंदर वो रिसाइड करना चाहिए, तभी वो एम्प्लॉयमेंट का, वो स्टेट और उस जगह का एम्प्लॉयमेंट का हकदार होगा, ठीक है। अभी आता है 16 का 4, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ये रिजर्वेशन है। तो नथिंग इन दिस कैटेगरी सेल बी प्रिवेंटेड द स्टेट फॉर मेकिंग द प्रोविज़न। कोई भी इसके अंदर प्रोविज़न नहीं दिया गया, स्टेट को रोका नहीं गया कि वो रिजर्वेशन नहीं दे रही। स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है अपॉइंटमेंट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन व्हिच इज ओपिनियन ऑफ द स्टेट एंड नॉट एडोप्टली रिप्रेजेंट द सर्विस अंडर द स्टेट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टेट अपॉइंटमेंट दे सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है और उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, ये स्टेट का हक है, स्टेट क्या करे। और नेक्स्ट आप ये भी दे सकते हो कि स्टेट चाहे तो प्रमोशन करवा सकता है रिजर्वेशन का, मतलब रूल बनाकर। इसमें कोई भी पार्लियामेंट से हक
अब बताओ, पार्लियामेंट ने कोई रूल नहीं बनाया, नहीं बना सकते। स्टेट चाहे तो प्रोपोर्शनल के लिए भी अपने हिसाब से रिजर्वेशन को प्रोपोर्शनल दिया जा सकता है, ठीक है। जो शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट होता है उन लोग को भी। तो ये वाला अब क्वेश्चन दे सकते हो, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज़ नॉट इन फोर्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये इंडिया में लागू नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट समझ में आया ना, जो आपको मतलब सरकार इसमें परमिशन देते हैं कि किसी भी पर्सन को रोका जा सके। रोका जा सके मतलब कुछ काम किए ना कर पाए, ठीक है, कुछ काम वो काम ना कर पाए, उसे हम लोग क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, नासा भी है इंडिया में, यूपीए भी है, इसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और फेमा है इंडिया में, हाँ है, ये एक्सचेंज के रिलेटेड है कुछ, मीसा नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फेमा देख सकते हो, फेमा इंडिया पे लागू है, दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1990 पे हुआ था। बाकी सबको तो फुल फॉर्म हमको लगभग पता ही होना, मैं बोल देता हूँ, नहीं पता होना सभी। तो आपको पता होना नासा क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। और मीसा तो ये अमेरिका में मिलता है, इसका फुल फॉर्म बता दूंगा, रुकिए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। फेमा क्या होता है, मैंने जैसे बोला था, दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। मीसा क्या होता है, ये इंडिया में लागू नहीं है, ठीक है। तो मीसा होता है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाज द कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971। उस समय क्या लगाया जाता है, इमरजेंसी। तो मीसा को बाद में उठा दिया गया, किससे, पार्लियामेंट से उठा दिया गया। ये आपको कहानी मालूम होना चाहिए, कौन से एक्ट से लगाया गया था, क्या लगाया गया था। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा अंदर से घुस के, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय मीसा एक्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जो इंडियन पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज़ नॉट फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा प्रकार का फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता है, बोलिए कौन सा। 42 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ अवेलेबल है, सिर्फ अवेलेबल है इंडियन सिटीजन के लिए, आपको बताना, फॉरेन के लिए नहीं होगा। पहली तो बात है, राइट टू द इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर नौकरी वोकरी देना होगा तो किसको दिया जाएगा, इंडियनों को दिया जाएगा ना। कोई विदेशी आके इंडिया में नौकरी कर सकता, नहीं कर सकता, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। हाँ, एमपी तो बना दिया सोनिया गांधी को, पर उसको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं दिया गया, वो पब्लिक नहीं है, वो देश सेवा होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, ये सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो इंडियन के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, ये नहीं होगा ऑप्शन, सिर्फ इंडियन के लिए जो अवेलेबल है वो देखना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्यों। अगर कोई आएगा, सोचिए अमेरिका से आया, पाकिस्तान से आया, वो बोलेगा अभी मैं मुस्लिम हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ, ऑफ रिलीजन, मेरा धर्म है इस्लाम, अब मैं इस्लाम का प्रसार करूँगा इंडिया में आकर। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देते कि आप धर्म के आके प्रचार करें इंडिया में, तो ये वाला नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, राइट टू फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19। हाँ, जीने का हक आपका, जीने का हक, ठीक है, जीने का हक आपका दोनों को दिया जाता है, फॉरेनर को दिया, इंडियन को दिया जाता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ इंडियनों को मिलता है। इंडियन लोग अगर होगा, कोई मुस्लिम ही होगा या हिंदू होगा, वो जो भी चाहे वो उनका धर्म के लिए कर सकता है, पर विदेशी को करने के लिए नहीं दिया जा सकता। तो हम लोग को सिर्फ इंडियन वाला ढूंढना है ना, इसको क्यों रॉन्ग कर दिया। ये सही था थर्ड वाला, 1 और 3 इज़ द राइट आंसर, ये गलत है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम
अंडर आर्टिकल 19, ये दोनों को दिया जाता है, चाहे वो कोई अगर फॉरेनर होगा उसको भी दिया जाएगा, कोई अगर इंडियन होगा उसको भी दिया जाएगा, दोनों को, सिर्फ इंडियन को। ये ऑप्शन कौन सा होगा? वन और बोलो। सॉरी, एक चीज़ गलत हो गया कि ये वाला जो था ना, ये गलत हुआ। क्यों गलत होगा आप सोचिए ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई अगर मतलब मुस्लिम आया इंडिया में, उसको उसका धर्म पालन के लिए तो रोका नहीं जाता ना, करिए, प्रचार नहीं कर सकते पर रोका तो नहीं जाएगा। उसको अपने फ्रीडम मनाने मतलब आपका जो उसका धर्म है मनाने के लिए उसको आज़ादी है। वो इंडियनों को भी मिलता है और फॉरेनर को भी मिलता है। कोई अगर क्रिश्चियन आता है उसको नहीं बोलता कि, जैसे सऊदी अरब में क्या होता है, कोई अगर जाएगा तो उसको नकाब पहनने के लिए बोल दिया जाएगा या घूमने के लिए नहीं, उस जगह में अच्छा नहीं पाएंगे। पर इंडिया में वैसा नहीं है। आप अगर कोई भी धर्म से अपना धर्म निभाने के लिए आप आज़ाद हो, इंडिया में देखा नहीं जाता। तो ये फॉरेनर के लिए भी है, इंडियन के लिए भी है। और राइट टू फ्रीडम अंडर 19, राइट टू फ्रीडम मतलब आपको आज़ादी है। आप अगर असम के आदमी हैं, आप महाराष्ट्र में जाकर भी काम कर सकते हैं। आप गुजरात के आदमी तो असम में आकर भी काम कर सकते हैं। कोई फ्रीडम है, आप चाहे जो भी कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप फॉरेनर है, आपको ये आज़ादी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, 1 और 4 इज़ द करेक्ट। ये मैं कुछ गलत बोल रहा था, ये 2 करेक्ट है। इंडियन वाले को नौकरी मिलता है और आपको फ्रीडम इंडियन वाले को ही मिलता है। नहीं तो जब कोई फॉरेन से आता है, गवर्नमेंट उस पर ताक झाक रखता है क्योंकि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड से क्वेश्चन है ये वाला। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इशूइंग कोरांटो मतलब आपका किस आधार पर, ठीक है, किस आधार पर वो बोलते हैं ना, किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो वाला। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, किस आधार पर हम लोग कोरांटो को इशू कर सकते हैं, मतलब कोर्ट इशू करता है। टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। ये वाला का मतलब क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति का मतलब निकलना सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब सिक्योर करना चाहिए, सेव करना चाहिए कोर्ट के द्वारा, जो कि कोर्ट ने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाया हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाया हो, जो क्रिमिनल चार्ज के अंदर से बंद हो, ठीक है, तब रिट जारी कर सकते हैं। वही है, मैं फिर से बोलूँगा, किसी भी व्यक्ति की रिहाई के लिए, रिलीज मतलब क्या है, रिहाई के लिए जो अदालत द्वारा क्रिमिनल चार्ज के अंदर बंद किया हुआ है, जेल में बंद किया हुआ हो, उस व्यक्ति का आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए जिसको कोर्ट द्वारा क्रिमिनल चार्ज के अंदर बंद किया गया हो, तब रीट जारी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट तो किसी के आज़ादी के लिए, मतलब जेल से बाहर होने के लिए ये रीट जारी करते हैं क्या? ये रीट तभी दिखाया जाता है जब, मतलब किस आधार पर आप लोग कर रहे हैं ये काम, तब किया जाता है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, टू डायरेक्ट ए पब्लिक ऑफिसर और द गवर्नमेंट नॉट टू इन्फोर्स ए लॉ विच इज़ अनकंडीशनल, मतलब बोलना, कोर्ट द्वारा बोला जाएगा, मतलब वारंट निकाल के बोला जाएगा, कोई पब्लिक ऑफिसर बोला जाएगा कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ लॉ इन्फोर्स मत करो जो अनकंडीशनल हो, ठीक है। मतलब ऑफिसर और गवर्नमेंट को बोला जाएगा ऐसा लॉ इन्फोर्स मत करो, लगाओ मत जो अनकंडीशनल हो। कोरेंटो का ये है ये मतलब है क्या? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए और बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों नहीं है। फिर नेक्स्ट डी नंबर क्या है, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएट बाय ए स्टेटूटी, ठीक है, स्टेटूटी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ना, ये होगा स्टैचूड, ठीक है, स्टैचूड ऐसे बोलना है, ST मतलब स्टैचूड, सी लगा देना है उसके बाद, एक्चुअली ए आ रहा है पर सी लगा देना है, स्टैचूड, ठीक है। स्टैचूड मतलब लॉ ऑफ रूल, मतलब रूल करो, ऐसा मतलब बोला गया है। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय
स्टैचूट, स्टैचूट मतलब रूल ऑफ लॉ से क्रिएट होना चाहिए, और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसमें आप लोग रीड जारी कर सकते हैं। हाँ ये सही है। मतलब जब भी कभी हम लोग कुछ करते हैं ना, मतलब कुछ भी ऑफिस ऑफ पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट पब्लिक, वो क्रिएट किससे होना चाहिए? स्टैचूट होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल से होना चाहिए था, और वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ से। जो ऑफिस बनता है वो कुछ सेट ऑफ रूल जो पार्लियामेंट के द्वारा होता है उसके उसी हिसाब से बनता है। हॉस्पिटल में चाहे आपका फायर एक्सटिंग्विशर लगा दो या कुछ दूसरे में कुछ लगा दो, मतलब कोई भी ऑफिस होता है कुछ सेट ऑफ रूल, 9 बजे से 5 बजे तक काम होगा, या उस शिफ्ट में बार बार आदमी आना चाहिए, ठीक है, काम चलता रहना चाहिए, उस तरह का सेट ऑफ रूल से होना चाहिए। तो इस जगह में को गारंटर लग सकता है, ये वाला डी वाला सही होगा। ठीक है, समझ में आया ना? अगर सेट ऑफ रूल से कोई भी पब्लिक ऑफिस, मतलब ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, मतलब सबके लिए खुला होना चाहिए, और वो कुछ सेट ऑफ रूल से बना होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल होगा, ट्रीटमेंट उसका करना ही है, ठीक है, हॉस्पिटल काम वही है। तो अगर नहीं करेगा तो बोलेगा डॉक्टर क्यों नहीं आया, डॉक्टर ऑपरेशन क्यों नहीं किया, नर्स ने इंजेक्शन क्यों नहीं दिया, नर्स की जगह में कोई अगर दूसरा सफाई करने वाला इंजेक्शन दिया तो बोल सकता ना सरकार, मतलब कोर्ट बोल सकता ना, आपका किस आधार पर उसको इंजेक्शन दे रहे हैं? आप तो सफाई करने वाले आदमी थे, आप पेशेंट को कैसे इंजेक्शन दे सकते हैं? किस आधार पर आप काम कर रहे हैं? तो इस सेट ऑफ रूल से होना चाहिए, तो वही है। ठीक है, तो उस जगह में आपका आपका ये को वारंटो लग जाता है, इशू किया जाता है को वारंटो। मतलब पब्लिक कुछ जो किस आधार पर ये काम कर रहे हैं वो पूछने के लिए ये आप ये कर सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर को वारंटो मतलब वही है, किस आधार पर काम कर रहे हो ये। नहीं तो ऐसे भी सोचते हो किस आधार पर गिरफ्तार करो, तो कागज खोल कर दिखाता ना, ये आपका नाम है वारंट है, तो ये वो जो पुलिस जो खोल के दिखाता है वो आधार दिखाता है, किस आधार पे वो गिरफ्तार कर रहा है, तो मेरा क्रिमिनल चार्ज लगा है, वही उसी तरह से होता है। समझ में आया ना? तो ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला प्रोग्राम है आपका। उससे पहले मैं ये वाला बोल देता हूँ, इन व्हिच ईयर द असम रीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कब कब था आपका 1874 में हुआ था। ठीक है, और ये वाला एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया था। ये सब जो करंट अफेयर होता है ना वो सब ध्यान से पढ़ो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इशूइंग ऑफ रीट ऑफ को वारंटो। कौन सा इनमें से कंडीशन ये आपका नेसेसरी हो तभी ये को वारंटो हो जाएगा? किस आधार पे आपने किया था? वारंट है ना, वारंट मतलब क्या, गिरफ्तार कर दिया गया, हम लोग को ये परमिशन मिला, आधार है कि आपने क्राइम किया तो आपको इसलिए बुलाया गया है, बाप कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, कोर्ट वाले ने हुक्म दिया कि उसको पढ़ के लाओ, वारंट। देखिए, ये ऑर्डिनेंस के बारे में हमें बोलने जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गवर्नर पावर टू मेक ऑर्डिनेंस। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का पावर नहीं टू बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस को बनाने के लिए? तो पहला ऑप्शन क्या दे सकते हैं कि द गवर्नर में पॉपुलेट, मतलब जारी कर सकता है, प्रोमुलगेट प्रोमुलगेट मतलब लागू कर सकता है ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटर और द बोथ हाउस ऑफ सेशन देयर इन सेशन। मतलब बोला जा रहा है गवर्नर तब जाके ऑर्डिनेंस बना सकता है जब दोनों हाउस सेशन पे हो, मतलब सेशन चल रहा हो उस समय। ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर देख सकते हैं क्या है, आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस बन सकता है। हाँ, ये तो सही है कि आपका 213 में लिखा गया है कि गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस सरकार के कहने पर लागू कर सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या है, द ऑर्डिनेंस में बी विड्रॉ बाय द गवर्नर एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम मतलब गवर्नर जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकता है। हाँ, ये भी सही है। इट डज नॉट ए डिस्क्रिटरी पावर ऑफ गवर्नर, ये कोई अलग सा पावर नहीं है, स्पेशल पावर नहीं है गवर्नर का, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, कोई स्पेशल लोग उसका पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए वो काम कर रहा है। हाँ, ये वाला भी सही है।
तो गलत कौन सा हो गया, नॉट करेक्ट बोला ना, तो नॉट करेक्ट बोला ये वाला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही हम लोग ढूंढने वाला था। ठीक है, ये एक पता होना चाहिए, ये इंडिया का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसका नाम था आदित्य। तो ये कुछ आपका उसके रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, तो कौन सा राइट है देखिए। आदित्य इज ए नेम ऑफ ए इंडियन इंडिजिनस डेवलप टोकामेक। टोकामेक आपको पता है टोकामेक क्या होता है? जो जिसके अंदर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो सुरंग के अंदर ये पूरा सुरंग है, सुरंग के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उसको हम लोग क्या होता है, टोकामेक। ठीक है, और वो कंट्रोल लेवल में होता है। तो ये इंडिया के द्वारा इंडिजिनस ने करके किया गया था डेवलप, हाँ किया गया था। और सेकंड पॉइंट क्या है आपका, आदित्य इज ए ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर मतलब क्या है? ब्रीडर मतलब समझ में आ रहा है ना, कुत्ते का ब्रीड जो एक दूसरा प्लांट से अलग दूसरा प्लांट ब्रीड करता है, उस एनिमल का भी ब्रीड करता है, एक से और एक में ब्रीड करता है वो। पर आदित्य का मतलब उसका इस जगह में मीनिंग क्या होगा? आदित्य का दूसरी जगह से चोरी करके लाया गया है या उनका कॉन्सेप्ट लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, आदित्य इज़ ए फ्यूज़न रिएक्टर। हाँ, फ्यूज़न रिएक्टर है, फिशन नहीं होता कभी। ठीक है, डबल एस वाला कभी नहीं होता, क्योंकि ये अभी तक बना नहीं पाया है। मतलब दो के जोड़ के एक कभी नहीं हुआ अभी तक, एक को तोड़कर हमेशा हुआ है। और आपका फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। ठीक है, फ्यूज़न रिएक्टर कभी नहीं है, बना ही नहीं पाया कोई अभी तक। तो ये कुछ पता होना चाहिए। 65 नंबर देख सकते हो। 65 नंबर क्या है? द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन, कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। इसका केवड़िया कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका कितना हाइट तक है? 82 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, याद रहेगा ना, ये केवड़िया में है। देखो एक चीज़ आप लोग देख सकते हो, क्या है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू में अगर बोले ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, 2000 शायद 22 से बना है, 22 या 22 की तरफ या 22-21 की तरफ। पर उससे पहले ना ये रिकॉर्ड किसके पास था? चाइना के पास। चाइना का कौन सा का? हेनान प्रोविंस में था। ये किसके ऊपर था? स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। ठीक है, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा का ऊपर ये वाला पहले पिछला रिकॉर्ड था। कौन सा? स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो चाइना हेनान प्रोविंस में है, जिसका मीटर है 177। ठीक है, याद रहेगा ना। देख सकते हो, ये स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है, ये हेनान प्रोविंस चाइना में था पहले। तो ये कुछ आपको याद रखना। अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया में है। ये नाम कभी कभी एपीसी लेवल का देख सकते हो ना, ये डायरेक्ट नहीं नाम देता है, कोई टेम्पल का नाम दिया है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। देख सकते हो ना इधर, ये देख सकते हो डायरेक्ट क्या पूछा, केवड़िया पूछ लिया। केवड़िया पता ना, जो गुजरात में है, जो सरदार पर बनाया गया। और नहीं तो हेनान ऑफ चीन, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है। पिछला रिकॉर्ड इसके पास था। ये किसके लिए फेमस है? द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा के लिए। तो ये कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है।